आपका मैं अंजनी तिवारी चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, केमिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें क्या हो केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन से। काइनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा, मोशन। यानी अगर केमिकल रिएक्शन के मोशन की बात की जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, सबसे पहला आपको स्टेप क्या समझना होता है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप आपको क्या समझना होता है, क्लासिफिकेशन। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन को जब हम समझते हैं तो यहाँ पे किसके टर्म में समझना है, काइनेटिक्स है तो किसके टर्म में समझना है, रेट। अब रेट के टर्म में समझना है तो नंबर फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है, देयर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर टू स्लो। यानी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही धीरे चलते हैं। अब बच्चा जो बहुत धीरे रिएक्शन चलते हैं तो इनमें क्या होता है, टाइम टेकन होता है। क्या होता है, टाइम टेकन। अगर टाइम टेकन है तो इसके कुछ एग्जाम्पल में आप क्या समझते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। आपने क्या देखा होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी पत्थर का टूटना और टूटने के बाद किस में बदल जाना, मिट्टी में। यानी जिन प्रोसेस में टाइम लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन। और जो बच्चा बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं इनमें क्या होता है, जो टाइम होता है वो मोर देन 30 डेज। कभी कभी कुछ में कम भी होते हैं, कुछ में ज़्यादा, लेकिन अगर ज़्यादा दिन वाले हैं तभी उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत ही स्लो रिएक्शन। ये बात क्लियर। सेकेंड वन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होते हैं। यानी आप जैसे देखते हो ना कि आपने बटन दबाया, स्विच ऑन किया और आपके घर में जो बल्ब लगा होता है तुरंत वहां से लाइट फ्लक्चुएट हो जाती है, यानी लाइट जलने लगती है। तो बच्चा अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रिएक्शन है वो बहुत ही तेजी से पॉसिबल हो सक रहा है तो उसी को हम लोग किस में समझते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में। और बच्चा एक कंडीशन होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो होता है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। यानी इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन जो टाइम होता है बेटा वो थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस से ज़्यादा लगता है और स्लो से बहुत ही कम लगता है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या समझना है कि रेट किसे कहते हो। तो बेटा एक चीज दिमाग में हमेशा बैठा लेना, क्या बैठाना है कि द रेट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। यानी टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है वही किसको इंडिकेट करता है, रेट को। ये बात क्लियर। अब ये कंसंट्रेशन का चेंज कैसे होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब बेटा ये रिएक्टेंट है और ये कौन है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का इनिशियल टाइम पर हमने अमाउंट क्या मान लिया, ए, और प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट क्या होगा, 0। लेकिन अगर टी टाइम के बाद, यानी यहाँ पे क्या है, टी 0 है, टी टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, 0, और ये क्या हो रहा है, ए। तो बेटा यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, भाई पहले ए था अब क्या हो गया, 0, और पहले प्रोडक्ट 0 था अब क्या हो गया, 1। तो ये जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन चेंज, और ये जो टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसमें जो प्लस और माइनस साइन, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। जो रिएक्टेंट होता है टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, जबकि प्रोडक्ट जो होता है टाइम के साथ क्या करता है, इंक्रीज। यानी रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता जाता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या करता है, बढ़ता जाता है। और जो घटेगा उसके लिए साइन क्या डिनोट करेंगे, माइनस, और जो बढ़ेगा उसके लिए साइन क्या डिनोट करेंगे, प्लस। यानी टाइम के साथ घटने वाले प्रोसेस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, माइनस से, और बढ़ने वाले प्रोसेस को किससे इंडिकेट करते हैं, प्लस से। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा आप इस एग्जांपल को ध्यान देंगे। क्या दिखाया जा रहा है कि N2 + 3H2 से क्या फॉर्म हो रहा है, 2NH3। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब बच्चा एक चीज आपको समझना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, फॉर्म होगा,
और जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, डिसअपीयर होगा। तो इसीलिए अमोनिया के फॉर्मेशन रेट की बात करते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस रेट की बात करते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, प्लस DNH3/dt। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा गया, मैंने अभी बताया कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, जो बनेगा और बनेगा तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन से अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर इनिशियल से अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो हम किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस से। अब ऐसे ही जब आप नाइट्रोजन के लिए देखेंगे, नाइट्रोजन के लिए क्या साइन दिया गया है, माइनस, यानी नाइट्रोजन क्या कर रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। ऐसे ही जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे उसके लिए भी हमने क्या लगाया, माइनस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ही तो अमोनिया बनाएंगे और जो रिएक्टेंट होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में आपको ध्यान क्या देना होता है कि जो रेट होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन के। किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब एक चीज आपको याद रखना है, जो डिसअपीयर हो रहा है उसका जो रेट होगा वो जो फॉर्म हो रहा है उसके रेट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है। अब भाई नाइट्रोजन की बात अगर हम करें, हाइड्रोजन की बात करें और अमोनिया की, तो नाइट्रोजन हमने क्या लिया था, सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DN2/dt। लेकिन हाइड्रोजन हमने कितने मोल लिए थे, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। एक बात आपको याद रखना है, जो सामने डिजिट लिखा रहता है वो किस में चला जाता है, डिवाइड वैल्यू में। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो साइन क्या डिनोट कर रहे हैं, माइनस। जबकि जो अमोनिया है ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम साइन कौन सा डिनोट करेंगे, प्लस। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे अगर हम इन दोनों के रेट और डिसअपीयरेंस रेट की इक्वलिटी की बात कर लें, तब बेटा आपने देखा कि जो अमोनिया है वो कितना है, 2NH3, और हाइड्रोजन कितना है, 3H2। कितना है, 3H2। अब डिसअपीयरेंस रेट की बात जब हो जाएगी, तब डिसअपीयरेंस रेट में क्या हो जाएगा कि जब हम इसका रेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, और इसका रेट क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 में। अब बेटा ये डिजिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन जो दिया जा रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ जब हम रिलेशन शो कराते हैं तो वो क्या करता है, डीकम्पो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बच्चा, की पर यूनिट टाइम पर अगर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा हो, क्या कह रहा है कि भाई पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पर ही कहा जाए तो उस रिएक्शन के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चा इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी आपको याद रखना है, जब एवरेज कहेगा तब बेटा हमें किससे इंडिकेट करना है, डेल्टा से, और जब इंस्टेंटेनियस कहेगा तो किससे इंडिकेट करना है, डी से। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कहा जा रहा है कि भाई प्लस किसके लिए कहोगे, प्रोडक्ट के लिए, माइनस किसके लिए कहोगे, रिएक्टेंट के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम एंड प्लस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, थोड़ा सा इसे आपको ध्यान देना है कि भाई जब रिएक्टेंट है टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी इनिशियल टाइम पर यहाँ है, फाइनल पर कहाँ पहुँच गया, यहाँ, यानी टाइम के साथ ये क्या किया, डिक्रीज किया। और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट इनिशियल टाइम पर कहाँ है, यहाँ पे है, और फाइनल में ये कहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ। अब जब इनके हम रेट की बात कर रहे हैं या कंसंट्रेशन की बात करें तो इनका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और रिएक्टेंट का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है
ये यही बताता है कि भाई ये जो चेंज हो रहा है प्लस और माइनस। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज वेलोसिटी। तो भाई आपको क्या ध्यान देना है कि यूनिट है ना, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, ग्राम पर मोल लीटर, और यहाँ पे टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आप बच्चा देख सकते हो कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। यानी अगर सिर्फ ये कहा जाए कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे हमको रेट देखना है या स्पेसिफिक टाइम पर रेट देखना है, तो यही रेट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। ये बात क्लियर। अब बेटा इसके लिए आपको ये स्लोप ध्यान देना होता है। ये जो स्लोप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको सेम कंडीशन यहाँ भी देना है कि भाई रिएक्टेंट क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे भी देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जब हमने शो कराते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि ये जो कंडीशन होते हैं ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से कंडीशन में स्पेसिफाई कंडीशन को फॉलो किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो। अब जैसे व्हाट शुड बी ऑफ ए कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी का डिसअपीयरेंस रेट क्या होगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का फॉर्मेशन रेट क्या होगा, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज 2c इज 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए कितना दिया है, 10⁻²। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का 2 के साथ जब करेंगे तो a/2c हो जाएगा। यानी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻² मोल लीटर सेकेंड। ये बात क्लियर है। अब ऐसे ही बच्चा ये कई क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इसमें सोल्यूशन हमने दे रखा है, आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आता रहे। अब देखो बेटा यहाँ पे द टर्म dx/dt इन द रेट एक्सप्रेशन रिफर्स टू द, अब बच्चा dx/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने बच्चा बता दिया कि d है तो वो इंस्टेंटेनियस, d है तो किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपको दिया है, अब ऐसे ही डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन्हें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, थोड़ा सा आप इसे जरूर ध्यान दे के रखेंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या समझना होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट कराते हैं। तो आपको यहाँ पहला जो फैक्टर समझना होता है कंसंट्रेशन। तो बच्चा एक बात आपको याद रखना कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। ये बात क्लियर है। अब यानी आपको बस ये ध्यान देना है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द रिएक्शन रेट इज ग्रेटर। ये बात क्लियर रहेगी। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे ही क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। यानी आपको एक चीज ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ भी इन तीनों में से बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। जब हम फोर्थ की बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो गैस में ज्यादा होता है, किससे, लिक्विड से, लिक्विड में ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। ये बात क्लियर रहेगी। यानी गैस, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर इन गैस, बाय आफ्टर दैट लिक्विड एंड लास्ट वन सॉलिड। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो जो सरफेस एरिया होता है तो ये क्या होता है बच्चा कि किसी भी सरफेस पर कितना रिएक्टेंट एक्टिव है, यानी एक्टिव मास से बिलोंग करता है। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर सरफेस एरिया एक्टिव मास से बिलोंग कर रहा है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा,
ज़्यादा होगा। और जो बच्चा कैटालिस्ट का इफेक्ट होता है, तो कैटालिस्ट जनरली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन कैटालिस्ट जनरली होते कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप। एक होता है प्रमोटर, दूसरा क्या होता है पॉइजनस, तीसरा क्या होता है मॉडरेटर। यानी ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उन्हें क्या कहते हैं प्रमोटर, जो घटा दे उन्हें क्या कहते हैं पॉइजनस, और जो रिएक्शन के रेट को एज इट बनाए रखें उन्हें क्या कहते हैं मॉडरेटर। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अभी ये दिया हुआ है डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन डिजाइन किए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं। अब आप इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आप देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हो सके। ये बात क्लियर है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसके लिए होता है, ये बच्चा जनरली किसके लिए होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए। अब आप देख सकते हैं कि M1A प्लस M2B क्या फॉर्म कर रहा है, N1C प्लस N2D। तब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, जो रेट हो जाएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए है, तो ए का पावर जो M1 होगा वो पावर ऑफ हो जाएगा, तो ए का पावर ऑफ M1, बी का पावर ऑफ M2। अब जब रेट को हम निकालते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं k, तो v इक्वल टू k, ए पावर ऑफ M1 एंड b पावर ऑफ M2। ये बात क्लियर है। अब बच्चा इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और जहाँ पे बेटा k क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अगर बेटा हम a और b की वैल्यू 1 पुट कर दें देन तो वैल्यू क्या हो जाएगा कि v इक्वल टू k। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो बात करना होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। यानी स्पेसिफिक रिएक्शन का रेट क्या होता है, तो v इक्वल टू k, a के पावर M1, b पावर M2। तो v का क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, k का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, और पावर ऑफ M1 प्लस M2। अब यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं k की, तो k की वैल्यू क्या निकल के आती है कि k इक्वल टू मोल पर लीटर अब पावर ऑफ 1 माइनस M1 प्लस M2 एंड सेकेंड इनवर्स। ये बात क्लियर है। अब बच्चा नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट में क्या आप समझ रहे हैं, डिस्टिंक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स कह लो। और रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंडेंट होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। यह बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन हमें जो बात करनी होती है बेटा वो क्या होती है, रेट लॉ। क्या बात करनी होती है, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है कि जो रेट लॉ होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट तो नहीं होता, पर जो इसका एक्टिव मास होता है ये इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे पहले में कहा गया कि इट में आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। यानी ये सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता। दूसरे पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अगर इसका पावर बढ़ाते हैं तो इसका रेट भी इंक्रीज करता है। The rate law represent the experimentally observed rate of reaction which depend upon the slowest step। यानी ये कहा जा रहा है कि जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि किस में दिखाई पड़ता है, स्लो स्टेप में। ये बात क्लियर। रेट लॉ कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ गिवन रिएक्शन।
इट कैन बी फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली ओनली। कहा यह जा रहा है कि रेट लॉ को ऐसे हम नहीं बता सकते, ये केवल कैसे बताया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू बताया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट। The rate law may not bear a simple relationship of the stoichiometric equation, यानी रेट लॉ सिंपल रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन का नहीं बताता। ये बात क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे फिर क्वेश्चन आए हैं, आप इन क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे कि भाई कहा जा रहा है कि इन द रिएक्शन a + 2b क्या फॉर्म कर रहा है? 6c + 2d इफ द इनिशियल रेट minus dA/dt at t0 is 2.6 into 10⁻2 mole second inverse, what will be the value of minus dB/dt at t0? तो बेटा इसे आपको क्या करना होता? निकालना होता। कैसे निकालते हैं? रेट इक्वेशन से। अब आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। अब आप इन क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से याद रखें। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है? अब यहाँ आपको ध्यान देना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो ऑर्डर क्या होता है कि सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन विच द रेट ऑफ एक्चुअली डिपेंड्स, यानी ऐसे पावर का कंसंट्रेशन होता है जो कि एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, यानी ये ऐसे नहीं जो डिपेंड होते हैं, केवल उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बात किया जाता है। ये बात क्लियर है? अब बेटा अगर किसी भी रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं, तो अगर एक्टिव कंडीशन के लिए हमने माना x और दूसरे के लिए हमने क्या माना y, तो ये x और y क्या करेगा? डिनोट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसीलिए हमें क्या याद रखना है कि द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेट एज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात क्लियर? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनमें पावर क्या हो, जो पावर होता है, अगर 0 पावर है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 पावर है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 है तो क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात क्लियर? अब बेटा यहाँ नोट में आपको मैंने बताया कि ऑर्डर में भी 0, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल और निगेटिव। ऑर्डर क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, निगेटिव भी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि 0, 1.5, 2, यानी जो पावर है, अगर v = k है तो 0 होगा, v = k के पावर में हाफ है तो वो क्या होगा? 1.5। अगर कुछ नहीं है तो उसमें पावर में क्या मान लेते हैं? 1, तो 1 + 1 ऐड करके क्या हो जाता है? 2। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा आपको फिर कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, आप इन एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकें। ये बात क्लियर हो रहेगी। अब बच्चा आपको क्या ध्यान देना होता है? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बच्चा? कि मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और रेडिकल जो मस्ट बी होते हैं किसी भी रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, यानी जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, रेडिकल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड कैन नॉट बी निगेटिव। अब जो पार्टिसिपेट करेगा बेटा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर में होगा और ये निगेटिविटी को शो नहीं करेगा। अगर बच्चा 1 स्पीसीज की पार्टिसिपेंट हो तो वो क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। 2 स्पीसीज हो तो बाईमॉलिक्यूलर, 3 स्पीसीज हो तो ट्राईमॉलिक्यूलर। ये बात क्लियर? अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि N2O4 सिंगल कंपाउंड है, इससे क्या बन रहा है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2 + I2। अब H2 + I2 यानी प्लस वाला कंडीशन आ गया तो 2 अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया? बाईमॉलिक्यूलर। 2 FeCl3 + SnCl2। अब 2 FeCl2 है, 1 SnCl2 है तो 3 हो गए, तो क्या बन गया? ट्राई मॉलिक्यूलर। ये बात क्लियर? अब बेटा इसे जरूर याद रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो जो मॉलिक्यूलरिटी होता है
ये क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। नंबर 2, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स टेकन पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होता है बेटा, ऑर्डर क्या होता है, इट इज सम ऑफ पावर रेज्ड और द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर 3, इट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, यानी मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव। मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्युलरिटी कैसा होता है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी होता है। मॉलिक्युलरिटी कंसर्न विद मैकेनिज्म, यानी मॉलिक्युलरिटी को हम कैसे समझते हैं, मैकेनिज्म से, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे समझते हैं, रेट लॉ से। ये बात क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपको समझना होता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि द ऑर्डर इज 1 बट द मॉलिक्युलरिटी इज 2। अगर ऐसी कंडीशन हो कि ऑर्डर जो हो 1 हो लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब बेटा ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा इन एग्जाम्पल्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि बच्चा जिनका रेट किस पे अफेक्ट ना हो, कंसंट्रेशन पर, यानी इनके कंसंट्रेशन का रेट से कोई लेना देना ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चा इसका कुछ एग्जांपल दिया है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है। अब बेटा इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट यूनिट, K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, X इक्वल टू KT। अब यहाँ पे इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, T हाफ इक्वल टू A अपॉन 2K। क्या होता है, T हाफ इक्वल टू A अपॉन 2K। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है कि भाई ग्राफ से आप कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब x और t में जो स्लोप मिलता है बच्चा वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब हम उसके dx अपॉन dt के साथ टाइम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, 1 कंसंट्रेशन पे, और जो बच्चा 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। टी टाइम पर ए की वैल्यू क्या है, ए, प्रोडक्ट की वैल्यू 0, लेकिन टी टाइम के बाद ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, A-X, और प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, एक्स। जब हम इसके रिलेशन को निकालते हैं तो बेटा इसका जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या आता है कि के की वैल्यू जब बात हम करते हैं तो के इक्वल टू क्या आता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन डेल्टा टी लॉग ए माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। और जब हम सीधे वैल्यू में बात करते हैं तो k इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन डेल्टा टी लॉग r1 अपॉन r2। ये बात क्लियर। अब जब हम इसका इंटीग्रेट फॉर्म लिखते हैं तो k इक्वल टू क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन a। अब a इक्वल टू क्या होता है, a नॉट e माइनस के टी, और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड में क्या निकालते हैं, k इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a माइनस x, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, x इक्वल टू a 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी। ये बात क्लियर। अब बच्चा यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। और जब बच्चा इससे निकालते हैं तो जनरली क्या आता है, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये बात क्लियर रहेगी।
अब बच्चा हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/K। बेटा ये आप हमेशा याद रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाएगा। अब आप यहाँ से अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं तो वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से बनते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हाफ लाइफ जरूर पूछा जाता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हैं तो क्या होता है के एन टी हाफ इक्वल टू n-1 अपॉन के एन ब्रैकेट में n-1 ए नॉट। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे आप कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब बेटा आपको यहाँ पे समझना क्या होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए मैंने पहले ही बता दिया, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स आपको याद रखना है। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि के इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 A/A-x। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका जो होता है वो बच्चा स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। ये आप थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। अब बच्चा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं, और जो एक्सरसाइज हैं ये जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो थोड़ा सा इन्हें ज़रूर ध्यान से आप इन सब क्वेश्चन का क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट से बेटा आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कई क्वेश्चन इसीलिए बना दिया है ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए। अब यहाँ बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके लेवल में थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ जानना होता है कि इनका जो हाफ लाइफ और के इन सब की बात होती है तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना होता है, स्लोप इंटरसेप्ट ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाता है 2n-1 अपॉन n-1 के एन ए के पावर n-1, या टी हाफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए पावर ऑफ n-1। ये बात क्लियर रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बेटा आपको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके बाद वो मैक्सिमम रीच पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हो बच्चा, जब वो कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपना वर्क स्टार्ट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि भाई जो जहाँ से वो फॉर्म करना स्टार्ट करता है तो वही उसका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट के लिए ये एनर्जी क्या होती है डिफर होती है। अब बेटा आपको यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो बच्चा मैंने पहले ही बता दिया इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है कि ये क्या करते हैं रिएक्शन के रेट को चेंज कराते हैं। अब चेंज कैसे कराते हैं मैंने पहले ही बता दिया कि जो कैटालिस्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। प्रोमोटर जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराते हैं, पॉइजनस जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कराते हैं, और मॉडरेटर जो रिएक्शन के रेट को एज इट बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान देना होता है। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप कैसे ध्यान देते हैं कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इंटीग्रेशन मेथड से आपको ध्यान देना होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि K इक्वल टू 2.303/T log A-AX, और K2 के लिए 1/T ब्रैकेट में x अपॉन A ब्रैकेट में A-x ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। K3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 1/2T x 2A-x अपॉन A स्क्वायर ब्रैकेट में A-x स्क्वायर। ये बात क्लियर रहेगी। अब ग्राफिकल मेथड से आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है बेटा, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में आपको हर एक चीज़ समझना होता है। हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है कि बस हाफ लाइफ में आप क्या याद रखेंगे कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए पावर ऑफ n-1। अब यहाँ पे ये ढेर सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे बेटा आपको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड याद रखना होता है। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या होता है कि भाई अगर हम NA, NB, NC इन सब के मेथड में किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। टेम्परेचर इफेक्ट मैंने बता ही दिया कि भाई अगर टेम्परेचर इफेक्ट की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कराने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन 2 to 3। कहा यह जा रहा है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है ज़्यादातर रिएक्शन के लिए 2 से 3 के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट जो आपको समझना होता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस ने एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया था जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा था रेट, कांस्टेंट और टेम्परेचर में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि K = AE पावर ऑफ -EA/RT। ए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है, टेम्परेचर। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये ढेर सारे एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं। आप हर एक एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी हो एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कई एग्जाम्पल लिया है और कई एग्जाम्पल को सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि आपको आसानी हो हर एक क्वेश्चन को समझने में। ये बात क्लियर रहेगी बेटा। अब आप ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपको हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन पहले से ही समझ में आता रहे। आप क्वेश्चन देखें, सल्यूशन आपको पता चल जाए कि यही इसका ये सल्यूशन होगा और ये सल्यूशन कैसे होगा, कैसे निकलेगा, इसको आपको समझना होगा। और समझने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को क्या करना होगा, लर्न करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक ही पाथ को फॉलो करने वाले रिएक्शन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, बी सी क्या है, प्रोडक्ट। तो बी सी क्या एक दूसरे को क्या बता रहे हैं कि भाई पैरेलल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक ही सीक्वेंस को फॉलो करते हो लेकिन उनमें इंटरमीडिएट स्टेज डिफरेंट हो जाए तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सीक्वेंशियल रिएक्शन। आप यहाँ पे कई रिएक्शन आप देख सकते हैं, कई मेथड देख सकते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। तो बेटा आज के वीडियो में जो हमने बात किया वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ज़्यादातर बात किया। अब स्टेट, ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपोथेसिस ऑफ स्टेडी स्टेट। तो यानी स्टेडी स्टेट में जब हम किसी एक ही टाइप के कंपाउंड से दूसरे टाइप के कंपाउंड को बनाएं लेकिन इनमें जो मॉलिक्युलरिटी रहे इंटरमीडिएट कंडीशन को फॉर्म करने समय वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। अब बेटा इसमें आप रेडियो एक्टिविटी समझ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है टाइम के साथ अपने अमाउंट में क्या कर जाए, डिके कर जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और इसके लिए बेटा आपको एक कंडीशन याद रखना होता है कि -d NA/dt = λ/NA। ये बात क्लियर रहेगी। तो बेटा आज के वीडियो में जो हमने ये सब बताया है ये आप याद रखेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब एवरेज लाइफ टाइम भी बेटा मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।